नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के अंदर बेसिडियोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य अस्टिलेगो के बारे में पढ़ेंगे। तो अस्टिलेगो का अगर अपन सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीज़न है वो यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टेलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेजिनेलीज, फैमिली अस्टिलेजिनेसी और जीनस है जो अस्टिलेगो है। इसकी लगभग 400 से अधिक जातियां हैं जो वर्ल्ड के अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं और इसे सामान्यतः स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सभी प्रजातियां हैं जो परजीवी होती हैं और दानीय फसलों में स्मट रोग उत्पन्न करती हैं। इसकी जो जातियाँ होती हैं वो सभी जातियाँ दृढ़ परजीवी नहीं होती, यानी कि लंबे समय तक परजीवी के रूप में नहीं होती है, इसलिए इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। इनका जीवन चक्र एक ही परपोषी में पूरा होता है, इसलिए इन्हें एकाश्री कवक या ऑटोसियस फंजाई भी कहा जाता है। इसकी जातियाँ पुष्प के अंडाशय को संक्रमित करती हैं और यह परपोषी के संक्रमित उत्तक को पूर्णतः नष्ट कर देता है तथा इन अंगों में उपस्थित कवक जाल कंड या सोराई में बदल जाता है, स्मट सोराई में बदल जाता है। अस्टिलेगो के द्वारा उत्पन्न होने वाले कंड रोग या स्मट डिजीज हैं जो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लूज स्मट डिजीज और दूसरी होती है कवर्ड स्मट डिजीज। तो लूज स्मट डिजीज के अंदर अपन पढ़ते हैं तो इसे निरावृत कंड रोग या स्लत कंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं वो एक पतली झिल्ली से ढके रहते हैं। जब पुष्पन होता है पादपों के अंदर तो पुष्पन के समय ये जो क्लेमाइडो बीजाणु के चारों ओर जो झिल्ली होती हैं वो फट जाती हैं और क्लेमाइडोस्पोर हैं जो नेक्ड हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा निरावृत, यानी कि जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। और इनमें जो बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है वो वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट दूसरी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है आवर्तकंड रोग या कवर्ड स्मिट डिजीज़। तो इसमें जो बीजाणु होते हैं तुस जैसे ग्लूम या अन्य कण भित्ति से ढके रहते हैं। इनके बीजाणु परपोषी की बालों की कुटाई के समय अन्य कण भित्ति या तुस के टूटने से बाहर रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर जो कुछ दानीय फसलों के अंदर स्मिट डिजीज उत्पन्न होती है उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो लूज स्मट डिजीज और कवर्ड स्मट डिजीज हैं जो किन किन दानीय फसलों के अंदर होता है और उनके डिजीज़ का नाम क्या है और उनके पैथोजन का नाम क्या है। तो गेहूं के अंदर होने वाली जो लूज स्मट डिजीज है जिसका नाम है अस्टिलेगो, यानी कि लूज स्मट ऑफ व्हीट इस डिजीज़ को बोलते हैं। और इसका जो पैथोजन होता है वो अस्टिलेगो न्यूडा, जिसकी वेराइटी है जो ट्रिटिसाई होती हैं, यानी कि अस्टिलेगो न्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई है जो वीट को इन्फेक्टेड करता है और वीट के अंदर होने वाली ये डिजीज़ लूज स्मट ऑफ वीट कहलाती हैं। इसी प्रकार जौ या बार्ली के अंदर जो ये डिजीज़ उत्पन्न करने वाला पैथोजन है उसका नाम है अस्टिलेगो न्यूडा वेराइटी हॉर्डियाई। फिर अस्टिलेगो न्यूडा वेराइटी मेडिस है जो मक्का के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अस्टिलेगो एवेनी है जो जई या ओट के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जबकि अस्टिलेगो साइनोडोंटिस जो दूब घास को इन्फेक्टेड करता है। सेकंड जो बी दे रखी हैं वो आवर्त स्मिट डिजीज़ या कवर्ड स्मिट डिजीज़ के बारे में दे रखा है। तो अस्टिलेगो हॉर्डियाई जो या बार्ले को इन्फेक्टेड करता है, जबकि अस्टिलेगो कोलेराई जई को इन्फेक्टेड करता है और अस्टिलेगो साइटेमिनी जो शुगर कैन या गन्ने को इन्फेक्टेड करता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो सेकंड डायग्राम दिख रहे हैं वो अस्टिलेगो की अलग अलग स्पीसीज़ के द्वारा इन्फेक्टेड प्लांट के डायग्राम है। डायग्राम ए और बी हैं जो वीट के डायग्राम हैं और इनके वीट के अंदर जो स्मिट डिजीज़ ऑफ वीट होती हैं उसके डायग्राम दे रखे हैं। तो अस्टिलेगो न्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई हैं
जो वीट को इन्फेक्टेड करती हैं और इस तरह से इन्फेक्टेड होने के बाद में वीट की स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती हैं। ए और बी डायग्राम के अंदर दे रखा है जिस तरह से होती हैं। फिर जो सी डायग्राम होती हैं वो बार्ले या जौ का है, जो अस्टिलोगोहोर्डियाई है जो इसको इन्फेक्टेड करता है। डी डायग्राम है जो अस्टिलोगोकोलेराई है जो ओट या जई को इन्फेक्टेड करता है। फिर जो ई डायग्राम है जो दूब घास का है और इसको इन्फेक्टेड करने वाले पैथोजन का नाम है अस्टिलोगोसाइनोडोंटिस। फिर जो एफ डायग्राम है वो सुगन केन के प्लांट का है और इनको इन्फेक्टेड करने वाले कवक का नाम है अस्टिलोगोसाइटेमिनी। फिर अस्टिलोगोन्यूडा जो मक्का के प्लांट को इन्फेक्टेड करता है, तो अस्टिलोगोन्यूडा वेराइटी मेडिस है जो मक्का के प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अस्टिलोगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। तो अस्टिलोगो का कवक जाल बहुकोशिकीय शाखित कवक तंतुओं से बना होता है और अस्टिलोगो के जीवन चक्र में कवक जाल की दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। तो प्राथमिक कवक जाल या प्राइमरी माइसीलियम है जो काचा व पटयुक्त माइसीलियम होता है और इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित व एक केंद्र की होती हैं और इसे एक केंद्र की या हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं, क्योंकि सेल्स हैं जो कैसी होती है यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, तो इसलिए इनको एक केंद्र की कवक जाल भी कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, इसलिए ऐसे कवक जाल को हैप्लोमाइसीलियम या अगुणित कवक जाल भी कहते हैं। इनका निर्माण है जो बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से होता है और बीजाणु के प्रभेद के आधार पर ये कवक जाल प्लस या माइनस प्रभेद के होते हैं। प्राथमिक कवक जाल हैं जो अल्पकालिक होता है। सेकंड जो अपन कवक जाल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है द्वितीयक कवक जाल या सेकेंडरी माइसीलियम। ये पटयुक्त व शाखित होता है और क्या करता है, ये परपोषी को संक्रमित करके उसके अंतराकोशिका अवकाशों में फैल जाता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में दो अगुणित केंद्र को उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे द्विकेंद्रकी या डिप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कवक जाल का द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक अगुणित कवक जाल के द्विकेंद्रकी कवक जाल में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपन द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम होता है उसके न्यूक्लियस यानी कि दो प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम एक दूसरे के पास आएंगे और दोनों की वॉल है जो गल जाती हैं और दोनों के न्यूक्लियस है जो एक माइसीलियम के अंदर आ जाते हैं, जिससे सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। अब द्विकेंद्रकी भवन के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम आती हैं, तो मेथड्स ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। तो सबसे पहले जो मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है प्राथमिक कवक तंतुओं के संलयन से या बाई फ्यूजिंग बिटवीन प्राइमरी हाइफी। तो इस प्रकार का जो द्विकेंद्रकी भवन है वो अस्टिलोगोमेडिस के अंदर होता है। इसमें बेसिडियो बीजाणु परपोषी पौधों की सतह पर प्राथमिक कवक जाल बनाते हैं, यानी कि बेसिडियो बीजाणु जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, जो होस्ट प्लांट होते हैं उनकी सरफेस पर प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन करते हैं। ये कवक जाल क्या करता है, परपोषी की बाह्य त्वचा को भेद कर अंतराकोशिक अवकाशों में प्रवेश करता है। फिर अंतराकोशिक अवकाशों में प्रवेश करने के बाद में दो प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के पास में आती हैं और दोनों अटैच होकर द्विकेंद्रकी भवन का निर्माण करती हैं, यानी कि डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस इसके अंदर हो जाती हैं। तो आपके सामने डायग्राम ये दे रखा है, इसके अंदर जो प्राइमरी बेसिडोस्पोर है जो होस्ट की सरफेस पर ग्रो करते हैं और प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, और ये प्राइमरी माइसीलियम क्या करते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर वृद्धि करते हैं और फिर इनके दो माइसीलियम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो आपके सामने डायग्राम में दे रखा है द्विकेंद्रकी भवन की प्रोसेस। इसके अंदर जो हैप्लॉइड माइसीलियम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आकर डिप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड जो मेथड है जिसका नाम है बेसिडियो बीजाणु की जलन नलिका के संलयन से या संयुग्मन से। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बेसिडियो बीजाणु जर्मिनेट होकर
विभिन्न प्रभेद की जनन नलिकाएं बनाता है। और ये जनन नलिकाएं क्या करती हैं, विभिन्न प्रभेद की जनन नलिकाएं क्या करती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और उनकी उभयनिष्ठ भित्तियां हैं जो गल जाती हैं। फिर एक जनन नलिका का केंद्र क्या करता है, दूसरी जनन नलिका में स्थानांतरित हो जाता है और द्विव केंद्र की प्रवस्थाएं जो उनमें स्थापित हो जाती हैं। द्विव केंद्र की जनन नलिका से द्वितीयक कवकजाल या सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने डायग्राम सी जो दे रखा है वो डायग्राम सी है जो बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब अलग अलग प्रभेद की होती है, यानी कि एक प्लस प्रभेद की होती है और एक माइनस प्रभेद की होती है। फिर इन दोनों की जो उभयनिष्ठ वॉल होती हैं वो गल जाती हैं और एक जनन नलिका का केंद्रक है जो दूसरी जनन नलिका के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और डाइकैरियोटिक स्टेज या द्विव केंद्र की प्रवस्था इनमें स्थापित हो जाती है और ये जर्मिनेट होकर क्या करेगी, सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है। थर्ड जो मेथड है जिसका नाम है बेसिडियो बीजाणुओं के संयुग्मन से या बायो कंजुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर। तो इस प्रकार की जो द्विव केंद्र की भवन की जो मेथड है वो अस्टिलेगो रिसेप्टिकुलरम व अस्टिलेगो वायोलेसिया के अंदर पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, बेसिडियो बीजाणु मुकुलन के द्वारा द्वितीयक बीजाणुओं का बनाते हैं और जिन्हें अपन बीजाणु या स्पोरिडियम कहते हैं। दो भिन्न प्रभेद के बीजाणु क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और संयुग्मन के द्वारा द्विव केंद्र की बीजाणु बनता है। फिर ये डाइकैरियोटिक स्पोर है जो जर्मिनेट होकर सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। डायग्राम बी है जो दो जो बेसिडियोस्पोर हैं एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं और उनकी उभयनिष्ठ भित्तियां जो गुल जाती हैं और फिर क्या करते हैं, एक केंद्रक है जो दूसरे स्पोर के अंदर चला जाते हैं और इस तरह से द्विव केंद्र की प्रवस्था स्थापित हो जाती हैं। चौथा जो मेथड है वो संक्रमण तत्वों के सम्मिलन से होता है, यानी कि बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो इस प्रकार की द्विव केंद्र की भवन की विधि है जो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई के अंदर होती हैं, क्योंकि अस्टिलेगो ट्रिटिसाई के अंदर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई की जो प्रत्येक अगुणित कोशिका से सूक्ष्म नालवत तंतु उत्पन्न होता है जिसे संक्रमण तंतु या इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। दो विभिन्न प्रभेदों के तंतु संलयित होकर या फ्यूज्ड होकर द्विव केंद्र की कवक तंतु बनाते हैं और इससे द्वितीयक कवक जाल का निर्माण होता है। आपके सामने डायग्राम जो एच दे रखा है इसके अंदर जो अस्टिलेगो ट्रिटिसियम की जो सेल्स होती है उससे इन्फेक्शन थ्रेड निकलता है और अलग अलग यानी कि एक प्लस प्रभेद का इन्फेक्शन थ्रेड और एक माइनस प्रभेद का इन्फेक्शन थ्रेड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों से यानी कि एक इन्फेक्शन थ्रेड से न्यूक्लियस है जो दूसरे इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर चला जाता है और इस तरह से द्विव केंद्र की प्रवस्था स्थापित हो जाती हैं और ये फिर क्या करते हैं, द्विव केंद्र की कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अस्टिलोगों के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन। तो अस्टिलोगों के अंदर रिप्रोडक्शन है जो क्लेमाइडो बीजाणु तथा बेसिडियो बीजाणुओं के द्वारा होता है। जीवन चक्र में पहले क्लेमाइडो स्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसके अंकुरण से बेसिडियम और बेसिडियम के जर्मिनेशन से जो बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्लेमाइडो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लेमाइडो स्पोर का फॉर्मेशन है जो द्वितीयक कवक जाल के द्वारा होता है। पुष्पन के समय क्या करते हैं, द्वितीयक कवक जाल अत्यधिक सक्रिय होकर भ्रूणीय स्पाइकिकाओं को संक्रमित कर देते हैं और फिर ये जो क्या करते हैं, कवक जाल अंडाशय में प्रवेश कर कवक तंतुओं के सघन समूह बनाते हैं। फिर ये कवक तंतु क्या करते हैं, विभाजित होकर छोटी छोटी द्विव केंद्र की कोशिकाएं बनाते हैं जिनके अंदर सेप्टा के द्वारा छोटी छोटी सेल्स बनती हैं जिन्हें अपन बीजाणुजन कवक तंतु या स्पोरोजिनस हाइफी कहते हैं। इस तंतु की प्रत्येक द्विव केंद्र की कोशिका क्या करेगी, एक क्लेमाइडो स्पोर बनाएगी। इन्हें अपन टेल्यूटोस्पोर, ब्रांड स्पोर या स्मट बीजाणु भी कहते हैं और इनके जो दानीय पुंज को ये क्या करते हैं, स्मट बॉल या सोर्स कहते हैं। यानी कि जो पूरी स्पाइकिकाएं जो इनसे इन्फेक्टेड होती हैं तो इस दानीय पुंज को अपन क्या बोलेंगे, स्मॉट बॉल या सोर्स कहा जाता है। तो क्लेमाइडो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेकेंडरी माइसीलियम से होता है। सेकेंडरी माइसीलियम किसको इन्फेक्ट करता है, एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट को इन्फेक्ट करता है और फिर किसके अंदर एंटर करता है, ओवेरी के अंदर एंटर करता है और ओवेरी के अंदर क्या करता है, बहुत सारे हाइफी का फॉर्मेशन करता है। फिर हाइफी के अंदर क्या होता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो छोटी छोटी
डाइकैरियोटिक सेल्स बनती हैं और इन डाइकैरियोटिक सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस हाइफी कहते हैं। और स्पोरोजेनस हाइफी क्या करती हैं, क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लेमाइडो बीजाणु की संरचना, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।